नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 18 के अंतर्गत विद्यापति पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में सवाल आ गया कि विद्यापति के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए या सिद्ध कीजिए कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी। 125-200 शब्दों में या फिर 50 या 250 शब्दों में लिखना पड़े तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को याद होगा कि हम आदिकाल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत विद्यापति पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो दोनों वीडियो लेक्चर को मिलाकर विद्यापति पर जो भी एक संपूर्ण उत्तर बन सकता है उसको जरूर आप अपने दिमाग में रखिए और ऑन द स्पॉट क्वेश्चन के मुताबिक, शब्द सीमाओं के मुताबिक आप अपने उत्तर को लिखिए। मान लीजिए यही प्रश्न आता है कि विद्यापति के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए या फिर सिद्ध कीजिए कि वो भक्त कवि थे या श्रृंगारी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। इसकी शुरुआत हम करेंगे यह बताते हुए कि विद्यापति आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, हिंदी के जातीय कवि और अपरूप का कवि कहा जाता है। इनकी लगभग 14 रचनाएं प्राप्त हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुरू की जो भी 3 पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में आपने विद्यापति के समय को बता दिया कि वो आदिकाल के कवि के तौर पर रहे हैं। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको फुटकल खाते के अंतर्गत रखा हुआ है। इन्हें तमाम उपाधियां दी गई जैसे कि मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव। बच्चन सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा हिंदी के जातीय कवि, अपरूप का कवि। तो इन सभी तथ्यों को जोड़ते हुए अपने उत्तर को आप लिखेंगे और बताएंगे कि विद्यापति ने लगभग 14 रचनाएं की हुई थी जो कि प्राप्त है। आगे पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे कि विद्यापति कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली के कारण जाने जाते हैं। विद्यापति आदिकाल के अन्य कवियों की तरह ही दरबारी कवि थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आदिकाल में भी तमाम जो कवि थे किसी न किसी राजा के राजाश्रित थे और उनकी प्रशंसा किया करते थे। विद्यापति भी इससे अछूते नहीं थे। वो भी कुछ राजाओं के दरबार में रहा करते थे या फिर उनकी उन्होंने प्रशंसा की। जैसे कि वे राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह के दरबार में रहते हुए कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली की रचना की। इसमें से 2 रचनाएं आप देख रहे हैं कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि राजा कीर्ति सिंह के दरबार में लिखित है, और शिव सिंह के दरबार में उन्होंने पदावली लिखा, जिसमें राधा कृष्ण के प्रतीक के तौर पर राजा शिव सिंह और रानी लखमा देवी को उन्होंने इसमें रखा हुआ है। तो एक तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो पदावली है वो शिव सिंह के दरबार में रहते हुए विद्यापति ने लिखा था। तो पूरा आपने बता दिया कि विद्यापति की कौन सी रचनाएं रही हैं। रचनाएं तो उन्होंने बहुत सी लिखी, 14 रचनाएं लिखी, अलग अलग भाषाओं में लिखी, संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली में। ठीक है, इसके बाद आपने बता दिया कि वो दरबारी कवि के तौर पर भी थे, क्योंकि उस समय का ऐसा वातावरण ही था कि किसी न किसी के दरबार में रहना ही पड़ेगा। तो विद्यापति भी रहे, 2 राजाओं के दरबार में रहे, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। उनके दरबार में रहते हुए उनकी प्रशंसा में उन्होंने रचनाएं लिखी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, साथ में पदावली, जो कि थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट वाली रचना रही है, जिसके वजह से हिंदी साहित्य में विद्यापति का महत्व और बढ़ जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे तो और बातें क्लियर होंगी। अपने उत्तर को बढ़ाते हुए आप लिखेंगे कि कीर्तिलता को भी कहानी कहा जाता है। यह एक छोटा सा प्रबंध काव्य है जिसमें राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा की गई है। ठीक है, कीर्तिलता को, बल्कि भी यहां से हटा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, कीर्तिलता को कहानी कहा जाता है और यह छोटा सा प्रबंध काव्य है, या इसको हम खंड काव्य भी कह सकते हैं, छोटा सा है। ठीक, और इसमें राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा की गई है। कीर्तिलता को भाषा और इतिहास बोध की दृष्टि से
महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि जो कीर्तिलता आज हम पढ़ते हैं या फिर इसकी जानकारी रखते हैं, दो दृष्टिकोणों से रखते हैं। एक तो भाषा के दृष्टिकोण से और दूसरा इतिहास बोध के दृष्टिकोण से। बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी के टॉपिक को लेकर मैसेज करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप आदिकालीन कुछ जो साहित्यकार रचनाकार रहे, उनकी रचनाओं में इतिहास बोध को लेकर भी काम कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको हिंट मैंने दिया कि कीर्तिलता, जो कि राजा कीर्ति सिंह के दरबार में विद्यापति ने लिखा था, भाषा की दृष्टि से और इतिहास बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। देशी भाषा अवहट्ट का उल्लेख करते हुए विद्यापति लिखते हैं, देसी लबाड़ा सब जन मिठा, तम तय सण जमपहु अवहट्टा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी सवाल पूछा जाता है कि विद्यापति की किस रचना में अवहट्ट की बात की गई है, तो वो कोई और रचना नहीं है बल्कि वो कीर्तिलता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा होगा और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्री परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से लिखित परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। दोनों समानांतर तरीके से आप यहाँ पर सीख रहे हैं और चूंकि आप खुद से मेहनत करेंगे, कुछ इसमें संशोधित करते हुए अपने आंसर को लिखते जाएंगे, अंतिम क्षण तक जो भी तथ्य आपको पता चल रहे हैं या फिर याद आ गए उनको जोड़ते हुए जाएंगे तो आपका उत्तर पूर्ण माना जाएगा। सही मायने में तो कोई भी उत्तर पूर्ण नहीं होता है, पूर्णता के करीब होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने कीर्तिलता के बहाने आप सभी को कई तथ्यों के तरफ ध्यान ले जाने का प्रयास किया है कि कीर्तिलता को कहानी कहा जाता है, ये प्रबंध काव्य के रूप में है या खंड काव्य के रूप में भी है। इसमें कीर्ति सिंह की प्रशंसा की गई है और कीर्तिलता की जो महत्ता है वो भाषा और इतिहास बोध के दृष्टिकोण से है। और इसी में जो पंक्ति कई बार पूछी जा गई है कि देसिल बेड़ा सब जन मिठा ते तम तय सण जमपऊ अवहट्टा, तो पहली बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए शिव प्रसाद सिंह करके एक आलोचक रहे हैं, आपको याद आ गया होगा उनकी पुस्तक का भी नाम। उन्होंने विद्यापति और अवहट्ट भाषा को लेकर काम किया हुआ है। विद्यापति और अवहट्ट ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसी बहाने इस तथ्य को भी आप अपने ध्यान में रखिए। आगे आप बातचीत करेंगे पदावली को लेकर। देखिए कीर्ति पताका पर ज्यादा बात नहीं हुई, उसमें भी एक तरीके से प्रशंसा ही की गई है, लेकिन कीर्तिलता पर हमने बात की कि वो भाषा और इतिहास बोध पर और जो इसमें अवहट्ट की बात की गई थी। इसलिए कोई भी एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखेगा तो वो कीर्तिलता वाले इस पोर्शन को जरूर खोजेगा, इसलिए आपके आंसर में रहेगा तो इसको लगेगा कि ये विद्यार्थी विद्यापति पर ठीक ठाक पढ़ा है। तो कीर्तिलता के बाद हम अब पदावली पर बातचीत कर रहे हैं कि पदावली विद्यापति की कीर्ति का आधार है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि यश का आधार जो है उनका जो ग्रंथ है पदावली है। तो हमने उसी को थोड़ा सा चेंज करते हुए सरल भाषा में लिखने का यहाँ पर प्रयास किया कि पदावली विद्यापति की कीर्ति का आधार है। यह मैथिली में है, यह भी अलग ढंग की रचना है, इसलिए यहाँ पर इसका उल्लेख करना जरूरी है। मैथिली में है। इसमें राजा शिव सिंह और रानी लखमा देवी के प्रणयन को रचनात्मक रूप दिया गया है। यानी कि बात तो की गई है, ऐसा लगता है कि इसमें राधा और कृष्ण की बात की गई है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में आप देखें तो कहीं न कहीं जो विद्यापति दरबार में रहा करते थे शिव सिंह के, तो उन्होंने शिव सिंह को राधा और लखमा को शिव सिंह को कृष्ण और लखमा को राधा माना हुआ है। इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। पदावली के आधार पर बड़ा ये डिबेट चलता है कि विद्यापति भक्त कवि थे, कुछ का मानना है कि रहस्यवादी कवि थे, कुछ का मानना है कि श्रृंगारी कवि थे। तो आप आगे बताएंगे कि भले ही पदावली विद्यापति की कीर्ति का आधार रही है, मैथिली भाषा में लिखी गई है, राजा शिव सिंह और लखमा देवी को प्रतीकात्मक रूप में उनके प्रेम को यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन देखा जाए तो पदावली में मुख्यतः 3 विषय मिलते हैं। वो 3 विषय कौन कौन है? ईश्वर की वंदना, राधा कृष्ण का प्रेम, लोक भाषा के प्रति प्रेम। 3 मुख्य विषय यहाँ पर पदावली के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं। अब आप इन तीनों विषयों को एक एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे। आप बताएंगे कि विद्यापति शैव थे, शैव को मानते थे, वो शिव के भक्त थे, ठीक है, और स्वभावानुसार उन्होंने
पदावली का प्रारंभ ईश वंदना से किया है। इसमें देवी, दुर्गा, सीता और गंगा की स्तुति की गई है। पदावली का मुख्य आधार राधा कृष्ण का संयोग श्रृंगार है और उसमें कुछ जो पद हैं भक्ति के भी हैं, जिसके वजह से आलोचकों में विवाद उत्पन्न हो जाता है कि ये भक्त थे कि श्रृंगारी थे। ठीक है, तो कुछ पद हैं जिसमें कि स्तुतियां की गई हैं, चाहे वो देवी, किसी देवी की, दुर्गा जी की, सीता की, गंगा की और साथ में शिव की भी आराधना की गई। लेकिन अगर मुख्य आधार देखें हम पदावली का, तो राधा कृष्ण के संयोग श्रृंगार पक्ष को यहाँ पर रखा गया, वियोग वाला पक्ष नहीं है। एक चीज ध्यान देंगे आप कि आदिकाल में कई ऐसी रचनाएं लिखी गई थी जो कि वियोग श्रृंगार रस पर आधारित थी, जैसे विशल देव रासो, संदेश रास, ठीक है, श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखी गई थी। लेकिन विद्यापति ने राधा कृष्ण के बहाने संयोग पक्ष को एक जगह जुड़ने वाले पक्ष को रखा हुआ है। और कुछ पंक्ति आप उदाहरण के तौर पर लिख देंगे कि जन्म अवधि भर रूप निहारल नयन तिरुपति भेल। आप देख रहे हैं कि इसमें जो मिथिलांचल की भाषा है मैथिली, उसका भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रूप दिखाई पड़ रहा है, जिसके अंत में ल से शब्द अंत होता है। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। और आगे आप बताएंगे कि विद्यापति को लोक भाषाओं के काव्य का जन्मदाता मानना उचित होगा, क्योंकि आप भी अपना कुछ उसमें मंतव्य रख देंगे कि अगर हम लोक भाषाओं में सबसे अगर कोई पहला कवि खोजने का प्रयास करेंगे तो नाम आता है विद्यापति का, और देखा जाए तो अमीर खुसरो को भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम विद्यापति की बात कर रहे हैं तो उनको ही श्रेय देना ठीक है। तो लोक भाषाओं की काव्य का जन्मदाता मानना उचित होगा विद्यापति को। पदावली के माध्यम से उन्होंने लोक भाषा को बढ़ावा दिया, लोक भाषा यानी कि मैथिली में लिखने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अगर अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं या फिर हिंदी में ही बातचीत करते हैं तो अपने को पिछड़ा महसूस करते हैं। अगर हम कहीं भोजपुरी में बात करते हैं तो लगता है कि एकदम से थोड़ा सा खुल के बात नहीं करते हैं। जिस तरीके से अन्य भाषा भाषी, खासतौर से जैसे बांग्ला या फिर पंजाबी, ठीक है, इन लोगों को आप बातचीत करते हुए देखेंगे तो जैसे ही एक जगह के लोग मिलते हैं आपस में बात करते हैं। लेकिन भोजपुरी में बहुत कुछ ज्यादा है, और खासतौर से जिस एरिया में मैं इस समय काम कर रहा हूँ, यहाँ तो भोजपुरी बोलने पे मना भी किया जाता है कि भोजपुरी मत बोलो, हिंदी बोलो या फिर अंग्रेजी बोलो। ज्यादातर यहाँ पर अंग्रेजी बोलने के कारण जो पेरेंट्स हैं वो बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में बातचीत कर रहा है। तो अपने भाषा को लेकर उस जमाने में आदिकाल में विद्यापति बिल्कुल हीन भावना महसूस नहीं किए। उन्होंने पदावली नामक ग्रंथ मैथिली में लिखा। तो इस चीज को भी आप इंडिकेट करेंगे यहाँ पर और जोर देकर इसको लिखेंगे। आगे आप बताएंगे कि विद्यापति को लेकर एक पारंपरिक बहस रही है, यानी कि वाद विवाद रहा है कि वे भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे, क्या थे। इसको लेकर काफी डिबेट रहा है और ये डिबेट आलोचकों ने पैदा किया। और तमाम जब हम बीए या एमए के विद्यार्थी हुआ करते थे तो भी ये प्रश्न पूछा गया, और आप लोगों ने भी ये प्रश्न जरूर पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि हैं। बहुत सारे प्रोफेसरों ने सवाल उठाया कि अब इस प्रश्न को बंद कर देना चाहिए, हम कब तक सिद्ध करते रहेंगे। तो चूंकि प्रश्न है, आप वहां पर ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, उत्तर आपको लिखना है और अन्य प्रश्नों के उत्तरों को भी लिखना है। तो जो कुछ आप पढ़कर गए हैं उसको जरूर लिखेंगे। आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह जैसे आलोचकों ने उन्हें श्रृंगारी कवि माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अब यहाँ पर आध्यात्मिक रंग के चश्मे मतलब जो इनको भक्त मान रहे हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर शुक्ल जी ने इंडिकेट किया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसका मन कर रहा है उसी पर इस चश्मे के हिसाब से उसका मूल्यांकन शुरू हो जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, विद्यापति श्रृंगारी कवि। उन्होंने इस बात को आगे की पंक्तियों में कहा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप उस शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए इतना भी इंडिकेट कर देते हैं तो आपका उत्तर पूरा माना जाएगा।
उसी बात को बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में दोहराते हुए लिखते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। जैसे आप लोग खजुराहो के मंदिरों को देखे होंगे, तो जिस तरीके से वहां पर चित्रकारी की गई है, जो कुछ है वहां पर, तो उसको श्रृंगारिक श्रेणी में रखा गया है। अब बच्चन सिंह तुलना कर रहे हैं कि अगर विद्यापति जो कविता लिखे, अगर उसके स्थापत्य के हिसाब से उसको श्रृंगारिक कहा जाएगा उसके विषय वस्तु के आधार पर, तब तो खजुराहो के जो भी मंदिर हैं वो भी उसी तरीके के आध्यात्मिक ही कहे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर दो बड़े आलोचकों की बात हमने रखी, और अगर आपके पास समय है तो फिर आप बता दीजिए बिंदुवत कि विद्यापति के पद नागिन की लहर की तरह है, ये निराला ने कहा। विद्यापति के पद भक्ति न होकर वासना है, राम कुमार वर्मा ने कहा। राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का, ये ग्रियर्सन ने इस बात को कहा। और ये आत्मा परमात्मा की जब भी बात की जाती है तो वहां अपने आप रहस्यवाद शुरू हो जाता है, इसीलिए ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि के तौर पर भी जाना। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार ये रहस्य क्या होता है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा जब होती है तो उसको हम रहस्य कहते हैं, यानी कि जो चीज ओपन है उसमें तो कोई रहस्य नहीं है, लेकिन जो चीज छिपी हुई है और बार बार आप उसको देखने का प्रयास करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रहस्य या फिर रहस्यवाद। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। और अंत में आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तमाम बातों को करते हुए कि कुल मिलाकर विद्यापति ने वीर, श्रृंगार और भक्ति तीनों रसों में रचनाएं की। संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली का संगम उनकी रचनात्मक भाषाओं में रहा। जिस राधा कृष्ण को उन्होंने प्रतीक बनाया, आगे उसके आधार पर भक्ति काल, रीति काल, यहाँ तक कि आधुनिक काल में रचनाएं होती रही। तो आप देखेंगे कि राधा कृष्ण को प्रतीक के तौर पर मानते हुए एक तो कृष्ण भक्ति शाखा ही चल दी, ठीक है, और आगे चलकर रीति काल में भी बिहारी और तमाम लोगों ने, खासतौर से भिखारी दास ने, उन्होंने भी कुछ कुछ कविताएं लिखी। और फिर आधुनिक काल में भी आप देखेंगे कि प्रिय प्रवास इत्यादि जो भी लिखी गई वो कहीं न कहीं एक इसी परंपरा से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर का अंत करेंगे और एकदम से बेहतरीन तरीके से आपने उत्तर लिखा। इस तरीके से एग्जामिनर के दिमाग में चीजें बैठेंगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे कम ही जानता हो। किसी एग्जामिनर पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन शुरू में एक बार मैं उत्तर लिखाते हुए आप सभी को बताया था कि आप अपना उत्तर इस तरीके से लिखिए कि एग्जामिनर आपके उत्तर के साथ गोल गोल घूमता रहे और उसको याद ही नहीं आया कि वो क्या पढ़ा था कभी। ठीक है, तो जैसे आप अपना आंसर लिखेंगे वैसे ही एग्जामिनर, ठीक है, मतलब गोल गोल घुमाने का मतलब ये नहीं कि विद्यापति को बहुत मतलब बढ़ा चढ़ाकर, मतलब तथ्य से परक, तथ्य से अलग आप कुछ लिख रहे हैं, उस टाइप से नहीं लिखना है। मतलब जो चीजें लिखिए मतलब तर्कपूर्ण बात हो, ये नहीं कि कुछ नहीं बताया आप और बहुत कुछ लिख दिए। जैसे उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अब बिहार में कवि बिहारी के ऊपर लिखने के लिए आता है। तमाम विद्यार्थी अब जो बिहारी मतलब बिहार राज्य के बारे में लिखते हैं कि गरीब राज्य है, मतलब यहाँ के लोग पलायन करते हैं, जो भी मतलब परिस्थितियां हैं, जो वो यूट्यूब पर या फिर इधर उधर राजनीतिक चेतना की वजह से जानते हैं, वो सारी चीजें लिखते हैं। तो फिर मैं लिखता हूं, मैं कमेंट लिखता हूं कि बिहारी पे नहीं, कवि बिहारी पर लिखना था, आपने पेज भरने का प्रयास किया है। मैं कमेंट करता हूं, हर जितनी भी कॉपी मैं चेक करता हूं, ऐसी कोई कॉपी ना हो जिसपे कि कमेंट न लिखा गया, ताकि बाद में अगर कोई कॉपी का पुनर्मूल्यांकन कराए तो उसको पता चले कि वो सही हाथ में गई थी। आजकल जो पेज भरने का प्रचलन चल गया है विद्यार्थियों के बीच में, अब वो अलर्ट रहेंगे कि नहीं भाई, कोई पढ़ने वाला भी मिल सकता है। तो देखिए, अब उत्तर लिखने वाला बिहारी पर उत्तर लिखने वाला तो बोलेगा कि मैं बहुत अच्छा पेपर दे के आया, लेकिन लिखा किस पर? कवि बिहारी पर लिखना था, वो बिहारी पर लिख के आया हुआ है। तो एक बिहारी 100 पर भारी, ये सब भी इसमें पूरा लिखा रहता है आंसर में। तो देखिए, उस तरीके से नहीं लिखना है जैसे हमने यहाँ पर बताया है। एकदम आप देख रहे हैं कि एक एक पैरा कसावट से भरा हुआ है। कोई ऐसा पैरा नहीं है जिसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों नॉलेज न दिखाई देता हो।
और इसी पर आपको अच्छा नंबर मिलेगा और आप लीड करेंगे। उम्मीद है कि हमारी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इसी ढंग से उत्तर लिखेंगे। तो कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।